हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं यूनिवर्स और स्पेस के बारे में कुछ बोलने वाला हूँ। ये मिनी एनसाइक्लोपीडिया की तरह होगा आप सबके लिए, स्पेस के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने रात में कभी ना कभी आसमान की तरफ तो देखा होगा। आपको पता होगा आसमान किस तरह दिखता है। इससे आपको यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए इच्छा होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स बातें नहीं करूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बोलूँगा जो कि आपको अच्छा लगेगा। हमारा यूनिवर्स क्या है? हमारे यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, एनर्जी है और जितना प्लैनेट्स है, क्या है, स्टार्स हैं, सब कुछ हमारे यूनिवर्स के अंदर ही आता है। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है ये कितने साल पुराना है? 13.8 बिलियन साल पुराना है। इतने साल पुराना है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, तो पहले हमको क्या लगता था? पहले हमको ऐसा लगता था, प्राचीन काल में लोगों को लगता था कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, हमारे जो अर्थ थे, मून और सन, ये तीन ही मेन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, और कुछ नहीं। फिर बाद में हमको हमको सब कुछ पता चला, इस सब कुछ चीज़ों के बारे में। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हमारे कितने 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, उनमें बिलियन बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है, ये सब को लेकर हमारा यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं? यूनिवर्स में और भी क्या है? ब्लैक होल्स हैं, और क्या है, क्वाज़र्स हैं। ये सब के बारे में, क्वाज़र्स के बारे में आपको पता नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, तो देखते रहिए लास्ट तक। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो क्या बात है, यूनिवर्स एक्चुअल में कितना बड़ा है, ये चीज़ हमको आज तक भी नहीं पता चला। इतना इतना बड़ा है कि हम हमारे सोच से परे है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारे गैलेक्सीज में हमारा जगह कितना है। हमारा सूरज एक मीडियम स्टार है, मतलब हमारा जो सन है वो मीडियम स्टार है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत छोटा है। तो उससे भी बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो आप समझ सकते हो बिलियन बिलियन क्या है स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सीज में। तो हमारे गैलेक्सीज में भी हमारा जगह कितना छोटा है, हम कहाँ पर हैं, ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा। और हमारा जो गैलेक्सी है वो भी 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज में ही एक है। और हम आपको पता होगा मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी क्या है? जब सृष्टि हुआ है, जब जब बिग बैंग हुआ था, इसके बाद ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बिग बैंग के बाद एक यूनिवर्स से ज़्यादा भी यूनिवर्स हो सकते हैं। इसको मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी में क्या कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, कहा जाता है कि जो एक यूनिवर्स में हुआ वो दूसरे दूसरे यूनिवर्स में भी होगा। ये लेकिन ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और ये डिबेटेबल थोड़ा होता है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। 13.8 बिलियन साल पहले क्या हुआ था? हमारा जो यूनिवर्स है, जितना इतना बड़ा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट में हुआ था। तो क्या होगा? बहुत डेंस होगा, बहुत ज़्यादा ही डेंस होगा। अब समझ सकते हो, जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, स्टार्स में जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है, उनका कोर कोलैप्स कर जाता है। कोर कोलैप्स कर जाता है तो ये न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, जो ब्लैक होल्स भी बन सकते हैं। तो ठीक है, जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर कि जो न्यूट्रॉन स्टार का अगर एक टुकड़ा, मतलब कितना छोटा टुकड़ा समझ रहे हो, जितना एक स्पून में अगर आप न्यूट्रॉन स्टार का एक टुकड़ा रख दोगे तो क्या होगा पता है? इतना इसका वो जो वेट होगा, मतलब वो बिलियन टन हो जाएगा, बिलियंस ऑफ टन हो जाएगा उसका जो वजन है। तो आपको समझ में आ गया होगा उसका जो डेंसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो वो क्या था, एक सिंगुलैरिटी बोलते हैं उसको, पॉइंट में सब मास इकट्ठा था और वहाँ से बिग बैंग थ्योरी होकर हमारा सृष्टि का उत्पत्ति होता है, यूनिवर्स हुआ, वहाँ से जन्म लिया 13.8 बिलियन साल पहले। और आज क्या हो रहा है? यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स एक्सपैंड क्यों कर रहा है? हमें तो पता था कि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होता है वो तो अट्रैक्टिव होता है, तो फिर यूनिवर्स एक्सपैंड क्यों कर रहा है?
इस चीज़ के बारे में अगर हम सोचें तो साइंटिस्ट को पता लगा कि कुछ तो है जो इसके विपरीत है, ठीक है। तो साइंटिस्ट को पता लगा कि डार्क, हमारे जो यूनिवर्स का हम जितना भी पता है, जितना चीज़ देखते हैं, मतलब जो स्टार्स गैलेक्सी ये सब देखते हैं, ये सिर्फ 5% के अंदर अंदर ही है। जो 95% है ना, वो 95% यूनिवर्स का, उसमें से सिर्फ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से मिलकर हुआ है। मतलब 95% चीज़ हम देख ही नहीं रहे, उसके बारे में हमारे पास ज़्यादा नॉलेज भी नहीं कि ये चीज़ क्या है। एंटीमैटर और मैटर के बारे में अब बताता हूँ। जो चीज़ आपको पता होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों ओर ऑर्बिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मैटर के बारे में बता रहा हूँ। मैटर में क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं उसका चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। लेकिन जो एंटीमैटर होता है वो सेम ही होता है, सिमिलर, करीब करीब सिमिलर ही होता है। लेकिन इसमें से अलग क्या है कि एंटीमैटर में जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है और प्रोटॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, उल्टा है। जस्ट यहाँ पर जो है उसका उल्टा है, लेकिन वो भी सेम सिमिलर ही है इससे, लेकिन यही चीज़ उल्टा है। एंटीमैटर मौजूद है हमारे यूनिवर्स में, लेकिन मैटर के तुलना में तो बहुत कम है एंटीमैटर, ठीक है। एंटीमैटर क्या होगा, अगर एंटीमैटर और मैटर टकरा जाए तो क्या होगा। एंटीमैटर मैटर टकराने से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जो एनर्जी रिलीज होगा वो कितना होगा, आपको तो पता होगा, E=mc² के बारे में, मास एनर्जी से जो कन्वर्ट होता है। तो ये जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, इन दोनों का मास और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाए। तो लेकिन एंटीमैटर बहुत कम होते हैं, ठीक है। हाँ, 1995 में हाइड्रोजन का एंटीमैटर बनाया गया था, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट होता है, आपको पता हो। गैलेक्सीज कितने प्रकार के होते हैं, गैलेक्सीज ज़्यादातर 3 प्रकार के ही होते हैं, स्पाइरल, इलिप्टिकल एंड इरेगुलर गैलेक्सीज। स्पाइरल जो गैलेक्सीज हमारा, मैं बता चुका हूँ कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। डिस्क जो होता है इसमें, ठीक है, इसके जो गैलेक्सीज के स्पाइरल लॉन्ग आर्म्स होते हैं, इसके इसीलिए इसको स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो डिस्क होते हैं उसमें से स्टार, प्लैनेट, डस्ट, गैस ये सब होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, गैलेक्सी होता क्या है। गैलेक्सी डस्ट, मतलब स्टार, प्लैनेट्स ये सब, और इंटरस्टेलर मटेरियल्स, कुछ इंटरस्टेलर मैटर को लेकर बना हुआ होता है। इंटरस्टेलर मैटर क्या क्या होता है, गैस, डस्ट, ये सब, ठीक है, ओके। एलिप्टिकल गैलेक्सीज में तो स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में बात किया। स्पाइरल गैलेक्सी में क्या होता है, स्पाइरल आर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से ही इसको स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो एलिप्टिकल गैलेक्सीज जो होते हैं, एलिप्टिकल गैलेक्सीज मतलब ओवल शेप के होते हैं या फिर स्पीयर, एलंगेटेड स्पीयर की तरह होते हैं। इसमें क्या कम होता है, इंटरस्टेलर मैटर कम होता है। इरेगुलर गैलेक्सीज क्या होते हैं, गैलेक्सीज जिनके पास कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, उन्हें ही इरेगुलर गैलेक्सीज बोलेंगे। इरेगुलर, ये जो गैलेक्सीज होते हैं, ये इरेगुलर शेप के क्यों हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। इरेगुलर शेप के ये होने के कारण है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी से ये इन्फ्लेक्टेड होते हैं। तो ये कहाँ से होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ अदर गैलेक्सीज, ओके। दूसरे जो गैलेक्सीज होते हैं उनमें उनके ग्रेविटेशनल एनर्जी से ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप इरेगुलर रहता है, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ठीक है, डिस्टिंक्ट शेप नहीं होता। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैलेक्सी जो है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, क्योंकि हम मिल्की वे गैलेक्सीज में ही रहते हैं। और उसके बाद अगर कोई गैलेक्सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा गैलेक्सी है हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रह गए उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे कि क्वाज़ार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये कुछ नहीं बल्कि जायंट और बहुत बड़ा जो होते हैं ब्लैक होल, चारों ओर ये जो होता है स्विर्ल करते हैं,
जितना भी डस्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको स्विल करते हैं, मतलब स्पिन करते हैं। इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और इसमें से जो ब्राइटनेस, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, हमारा सूरज का जो ब्राइटनेस है, इससे इससे ट्रिलियन टाइम्स, ओके, इससे इसका जो मतलब ब्राइटनेस है ट्रिलियन टाइम्स होता है हमारे सूरज से ब्राइटनेस। तो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एनर्जी, ये गैलेक्सीज से भी ज़्यादा ब्राइटनेस होता है इसकी। मतलब आप समझ सकते हो, नॉर्मल 100 गैलेक्सीज की जितना मिल करके जितना ब्राइटनेस होगा, उतना ब्राइटनेस होगा किसका, एक क्वासर का। पल्सर्स जो होता है न्यूट्रॉन स्टार्स ही होते हैं, जो कि बहुत स्पीड से स्पिन करते हैं। इनसे रेगुलर पल्स ऑफ रेडिएशन रिलीज होता है। और क्या होता है ना, न्यूट्रॉन स्टार जब जन्म लेता है, न्यूट्रॉन स्टार कब जन्म लेता है, देखिएगा, न्यूट्रॉन स्टार एक स्टार की अंत जब होता है, मतलब एक सूरज का अंत होता है, तो उससे अगर न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है और क्या बन सकता है, ब्लैक होल भी बन सकता है। इसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो इतना कंडेंस्ड होता है, मतलब वो समझ सकते हो, इतना बड़ा सूरज, अगर इसका डायमीटर का ऑर्डर अगर 10 किलोमीटर के करीब हुआ, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंडेंस्ड होता है ये, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत ज़्यादा होता है। कोर होता है कि इसका मतलब सॉलिड का होता है, लेकिन इसका जो मेंटल है वो किससे बना हुआ होता है, लिक्विड से बना हुआ होता है, ठीक है। मेंटल का मतलब आपको समझ आएगा, मेंटल का मतलब ये होता है कोर से क्या, कोर से सरफेस तक जितना हो उतना उसको बोलते हैं मेंटल। पल्सेटिंग पल्सर्स की बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और इसका जो रेडियो वेव्स होते हैं कंटिन्यूसली इससे रेडिएशन क्या होता है, रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। एक लाइट हाउस की तरह है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटार्स की, मैजिकल मैग्नेटार्स इसको बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पल्सेटिंग पल्सार जो होते हैं ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड साउथ मैग्नेटिक पोल में, ठीक है। ये रोटेट करते रहते हैं, मैंने फास्ट बोला था, बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं, स्पिन एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। और जो मैजिकल मैग्नेटार्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैग्नेटर भी एक तरह का क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार ही होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मॉडिफाइड होता है। मतलब मैंने बोला था ना, पल्सेटिंग पल्सर्स जो होते हैं, तो पल्सर्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। अगर ट्रिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, उससे भी 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं ये क्या, मैग्नेटार्स, ठीक है। अगर इससे भी 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, इससे सबसे ताकतवर मैग्नेट माना जाता है यूनिवर्स का। और ये ऐसा माना जाता है, अगर ये 966 किलोमीटर याद से, अगर ये याद से 966 किलोमीटर तक क्लोज आ जाए, करीब आ जाए, तो ये हमारे शरीर से भी आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है और सक कर सकता है। मतलब समझ सकते हो इसका कितना एनर्जी, हाई एनर्जी, वेरी पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल होता है ये। मतलब यूनिवर्स का, आप समझ सकते हो, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मैग्नेट है, तो इसका पावर कितना ज़्यादा हो सकता है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं आपको बताएगा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको ये भी सूरज के चारों ओर क्या करते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं। और ये क्या होते हैं, जब बिग बैंग हुआ होगा तब जो चीज़ स्टार्स में या प्लैनेट में कन्वर्ट ना हो पाए, तो वो सब क्या बन गए, एस्टेरॉइड बन के ही रह गए। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या, एस्टेरॉइड बेल्ट होता है हमारा, पता है हमारे जो सोलर सिस्टम में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। मार्स के बाद क्या आता है, जुपिटर, ये दोनों के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। आपने तो सुना होगा मिटियोर, मिटियोराइट, मिटेरॉइड, मिटियोर क्या होता है,
जब एस्टेरॉइड्स का टक्कर होता है तो छोटे छोटे टुकड़े बनते होंगे, जिससे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मीटियोर और मीटियोराइट्स। ठीक, मीटियोराइट्स ये होते हैं जो हमारे धरती पर आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमारे एटमॉस्फेयर में ही क्या होते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि ड्रैग फोर्स जो होता है, एयर ड्रैग, आप समझ सकते हो, जल जाता है। इससे एक पूंछ तरह के निकल जाता है। एक्चुअली वो गर्म गैस होता है, वो एयर ही होता है एक तरह का, इतनी गर्मी के कारण एयर ड्रैग की वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है कि कॉमेट और मीटेरॉइड एक तरह के दिखते हैं, लेकिन ये दिखते तो एक जैसा हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। मतलब क्यों अलग अलग होते हैं पता है? इसका कॉम्पोजिशन, उसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग अलग होता है। कॉमेट्स जो होते हैं वो आइस से बने हुए होते हैं, और इनमें से डस्ट और गैस की वजह से होते हैं। लेकिन जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो किससे बना हुआ होता है? ये जस्ट रॉक ही होते हैं, पत्थर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ब्लैक होल्स के बारे में, थोड़ा बताता हूँ। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? ब्लैक होल्स हाईली कंडेंस्ड होते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था ना, न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं, स्पून में भी लोगे ना थोड़ा, न्यूट्रॉन स्टार का एक टुकड़ा, वो बिलियन टन जितना क्या होगा, वो वजन होगा उसका, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंडेंस्ड है ये चीज़। तो और भी ज़्यादा कंडेंस्ड होता है क्या? मतलब ब्लैक होल्स होते हैं, इनमें से लाइट तक भी नहीं आ सकती। मतलब इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं इनके, खींच लेती है लाइट को भी, इसलिए तो ये डार्क होते हैं। इतना ज़्यादा डार्क क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आए तो भी तो दिखे ना, लाइट दिखे ही नहीं, क्योंकि लाइट को भी ये ऑब्जर्व कर लिए। इस कोई नहीं बच सकता इससे, मतलब सब कुछ निगल लेता है, खा जाता है सब कुछ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। और हर एक गैलेक्सीज के सेंटर में, मैक्सिमम गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल्स होते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। तो ठीक है। ऑरा ऑफ ऑरोरा क्या होता है? ऑरा ऑफ ऑरोरा ये होता है कि आप अगर रहते हो कोई अर्थ की कोई पोल के पास, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, कहाँ भी रहते हो इसके आसपास, तो आप रात में देखना, अलग ब्यूटी देखने को मिलता है वहाँ पर। आसमान में देखना, अमेजिंग लाइट दिखने मिलते हैं स्काई में, आसमान में। इसको हम ऑरोरास बोलते हैं। सब होने की वजह क्या है? वजह ये है कि सूरज से जो चार्ज पार्टिकल आते हैं, इससे हम बच जाते हैं। क्यों? ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही बच सकते हैं। सूरज से जो चार्ज पार्टिकल आते हैं, इससे हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बच जाते हैं। लेकिन ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही मूव करता है, तो यार नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये चीज़ दिखने को मिलता है। और क्या चीज़ है? सोलर विंड होता है या कोई चीज़, ये सब चीज़ की वजह से ये चीज़ होता है। ज़्यादातर सूरज की वजह से ही होता है, लेकिन ये रात को दिखती है, ठीक है। आप देखना कभी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं इतना लकी नहीं हूँ, मैं भी नहीं देखा। आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूंगा, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप देखना कितना ब्यूटीफुल है। मतलब किस तरह से बनाया गया है क्रिएशन, दिस इज़ ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बहुत कुछ है बताने को, बड़ा सा हिस्सा ही उसका बताया है। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। और नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे बात आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, कनेक्ट होने की कोशिश करना। और ठीक है, आगे भी इस तरह, अब जिस तरह के वीडियो चाहोगे उस तरह की वीडियो आएगी, जिस पर नॉलेज चाहोगे उस पर वीडियो आएगी, ठीक है। तो ठीक है, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश कर